लाइव हो गया? जी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर हाज़िर हैं अपने इस चर्चित शो में जिसका नाम है नवांकुरों का कोना और आज हमारे इस शो में हमारे साथ होंगी श्रद्धा पोफली जी जो कि अभी छात्रा सीए कर रही हैं अभी बीकॉम किया हुआ है इन्होंने और आज हम इनसे जानेंगे इनकी जो काव्य यात्रा है वो कहाँ से सभी लेंगे इनसे और इनकी बहुत सारी कविताओं को भी हम जो है आपको सुनवाएँगे। तो स्वागत है आप अपना परिचय एक शॉर्ट परिचय देते हुए आप अपनी कविताओं को सुनाइए। बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। जी, नमस्ते। हेलो। मैं नागपुर से हूँ। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, आ रही है। जी, मैं श्रद्धा, मैं आपकी नागपुर आवाज़ आ से रही हूँ है। और जी, जी। और सीए कर रही हूँ तो मेरे प्रोफ़ेशनल करियर का कविता से कुछ ज़्यादा संबंध नहीं है। अम, लेकिन शौक है कविता करने का, बचपन से कविताएँ लिख रही हूँ और इसी दौरान आप सबसे मुलाकात हुई है और बहुत-बहुत शुक्रिया आयोजकों का कि उन्होंने मुझे मौका दिया, ये पटल दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया लोगों का कि उन्होंने मुझे मौका दिया, ये बटन दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, श्रद्धा जी, अभी जैसे अपने दर्शकों को बता दूँ कि आप नवांकुरों का कोना उसके बिल्कुल फिट हैं आप। आप अभी उम्र में भी और अपने क्या कहते हैं जो साहित्यिक कम उम्र में साहित्य के प्रति जो आपका लगाव है, वो बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ है और आपकी जो आगे की यात्रा साहित्यिक हो, वो बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही मंगलमय हो। आप बहुत ही अधिक नाम रोशन करें हिंदी साहित्य में। साथ-साथ दर्शकों को बता दूँ मैं कि आज जो श्रद्धा जी हमारे बीच में हैं, हिंदी साहित्य के साथ-साथ मराठी में भी कविताएँ लिखी हैं। तो जी। एक बार आपका पुनः स्वागत है मराठी में भी सृजन करने के लिए मेरी श्रद्धा जी। जी, बहुत-बहुत श्रद्धा जी आप धन्यवाद। सुन पा रही हैं मुझे? जी हाँ, थोड़ी डिस्टर्बेंस है आपकी आवाज़ में। श्रद्धा जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है, सुन पा रही हैं मुझे आप? जी हाँ, आ रही है आवाज़ सर, बोलिए। श्रद्धा जी आपको जी हाँ, आ रही है आवाज़ सर जी, मैं आपको यही कह रहा था कि श्रद्धा जी जो है हिंदी साहित्य के साथ-साथ, हिंदी भाषा के साथ-साथ मराठी में भी जी। तो हम आपसे मराठी तो मैं तो नहीं समझता शायद दर्शक कुछ ही समझ पाएँगे, जो जी। आपको जानते होंगे। लेकिन जहाँ तक मैंने अभी देखा है, तक मुझे समय मिला है कि आप रवीन्द्रनाथ ठाकुर जी से, हरिवंश राय बच्चन जी की कविताओं से और दिनकर रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताओं से, इन सारे कवियों से काफ़ी प्रभावित ये देखने जी। को मुझे मिला, कम वक़्त मिला आपके बारे में जानने का। तो मैं चाहता हूँ कि और आप कि आप हमेशा विद्रोही कविताएँ लिखती हैं, विद्रोही कम समय में विद्रोही कविताएँ लिखना, कम उम्र में लिखना ये बहुत ही अच्छी बात है एक नवांकुर के लिए। और दिनकर की भी हैं, उनकी कविताएँ आपको पसंद हैं, तो आपकी एक कविता अभी मैंने देखा है, आपकी पोस्ट में ही मुझे मिला, पंख नोची जो तितली के, पंख नोचती जो तितली के, उस दुनिया का उस दुनिया का हिस्सा है, दबी सिसकियाँ रोज़ है। कुछ तरह से परिचय आपका मैं अपने दर्शकों को देना चाहता हूँ कि आप हमेशा व्यवस्था के विपरीत लिखती हैं, व्यवस्था के विरोध में लिखती हैं, जो सामाजिक व्यवस्थाएँ हैं, जो कुरीतियाँ हैं, उसके सुधार के लिए आप लिखती हैं। तो आप अपनी परिचय तो हमने आपका जान लिया आपका है, वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से है और इस समय आप नागपुर में रहती हैं। तो सबसे पहले आप जी। नागपुर के बारे में थोड़ा-सा बताइए, हालाँकि लोगों को पता है नागपुर बहुत ही चर्चित जगह है, महाराष्ट्र में है और इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नागपुर की जी। पहचान है। तो उस हाँ। चीज़ से शुरुआत करते हुए आप वहाँ से हैं तो विद्रोह तो आना बनता अनिवार्य है। है आपका, आपके जन्म स्थान में भी है ये चीज़।
तो आप वहाँ से अपने बिल्कुल, आप शुरुआत करें। जी। जी, नागपुर के बारे में तो बताना चाहूँगी, तो सबसे पहले मैं हिंदी साहित्य और नागपुर का रिश्ता बोलना चाहूँगी कि हमारे यहाँ हिंदी, मराठी और हिंग्लिश ये तीनों भाषाओं का बहुत ज़्यादा महत्व है। आपको कोई भी भाषा बहुत प्योर फॉर्म में बहुत कम देखने को मिलेगी यहाँ पर लोग हमारे यहाँ इन जनरल ही विद्रोही हैं। कोई चीज़ को हम बहुत जल्दी से एक्सेप्ट कर ले, ये हमारे ज़हन में नहीं है। और इसके अलावा कहीं न कहीं जो पॉलिटिकल इश्यूज़ है, हमारे राजनीतिक छोटे-बड़े बदलाव होते हैं, उसका भी आपको नागपुर में बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझ में जिस नागपुर की वजह से मैं कहूँगी कि आई है। और सबसे बड़ा जो हिस्सा है मेरे जीवन का वो मैं कहूँगी कि मध्य प्रदेश है। मैं बहुत दूर हूँ मध्य प्रदेश से, बहुत वक़्त से दूर हूँ, लेकिन भाषा साहित्य इन सब चीज़ों से मैं जुड़ी हूँ, इसका कारण मुझे हमेशा लगता है कि मध्य प्रदेश है, वहाँ की मिट्टी है, वहाँ की भाषा है। से ही आरंभ करें। नागपुर का परिचय तो आपने दे दिया। अपनी कोई कविता जो विद्रोही कविता है, जैसा कि जी। देखने को मिलता है, और तो अपनी कविता से शुरुआत करें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। जी, बिल्कुल। पहले 4 लाइनों से जुड़ूँगी जो मेरा परिचय देती है, मेरे विद्रोही व्यक्तित्व का परिचय देती है कि दूर किनारे से कहीं मझधार में हूँ, दूर किनारे से कहीं मझधार में हूँ, धार को चीर रही किसी पतवार में हूँ, दुनिया के सलीकों से बगावत शौक है मेरा। दुनिया के सलीकों से बगावत शौक है मेरा, तभी तो स्याह अक्षर बन खबर अखबार में हूँ, तभी तो स्याह अक्षर बन खबर अखबार में हूँ। पहली जो कविता बहुत है बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया श्रद्धा जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो कविता मैं आपको सुनाने जा रही हूँ क्योंकि विद्रोही व्यक्तित्व को दिखाती हुई कविता मुझे सुनानी है। तो विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ था, उस वक़्त कई लोगों को तकलीफ थी, प्रशासन से, पुलिस से। मुझे हमेशा लगता है कि अगर कोई हम जानते हैं कि गुनहगार है, तो उस पर क्यों मतलब उसे बचाने की कोशिश क्यों की जानी चाहिए? तो राजनीति पे, राजनेताओं पे और ये जो सिस्टम है जिससे मुझे बड़ी तकलीफ है, उस पर लिखी हुई कविता है। अगर किसी गुनहगार को दंड मिल ही जाए तो व्यथा क्या है? अगर किसी गुनहगार को दंड मिल ही जाए तो व्यथा क्या है? और ये जो तुम विषधर को बचा रहे हो, उसके पीछे की कथा क्या है? और ये जो तुम विषधर को बचा रहे हो, उसके पीछे की कथा क्या है? क्या कुछ पेटियाँ, कुछ खोखों के समीकरण बिगड़ने वाले हैं? कहीं फंडिंग कम हो रही है? क्या कुछ पेटियाँ, कुछ खोखों के समीकरण बिगड़ने वाले हैं या बोलो इनकी दहशत के बगैर राजनीति के प्रकरण बिगड़ने वाले हैं? ज़रा पर्दा तो उठाओ कि ये नोटों और वोटों की गाथा क्या है? और ये जो तुम विषधर को बचा रहे हो, उसके पीछे की गाथा क्या है? और मुझे अभी भी याद है कि जब बुरहान मानी की अलगाववादी की मौत हुई थी, तब उसे शहीद बुरहान का एक मुलामा पोत दिया गया था। वो मुझे आज भी तकलीफ देता है। यहाँ सिपाहियों के मरने की किसी को फ़िक्र नहीं। यहाँ सिपाहियों के मरने की किसी को फ़िक्र नहीं है। जो बुरहान मर जाए तो वो शहीद कहलाता है और पुराने कच्चे चिट्ठे का कहीं ज़िक्र नहीं है। कोई खूनी दरिंदा बदमाश भी नेता बन इठलाता है। हम क्या जाने एक नेता कम हो जाने की व्यथा क्या है? हम क्या जाने एक नेता कम हो जाने की व्यथा क्या है? और ये जो तुम विषधर को बचा रहे हो, उसके पीछे की कथा क्या है? ये जो तुम विषधर को बचा बहुत रहे बढ़िया, हो, बहुत उसके बढ़िया, बहुत पीछे की बढ़िया। कथा क्या है?
बहुत बढ़िया श्रद्धा जी, आप इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी विद्रोही रचनाएँ और व्यवस्था के खिलाफ लिख रही हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपका जो भविष्य है, बहुत उज्जवल होने वाला है। तो मैं बहुत-बहुत अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से आपको साहित्यिक यात्रा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ भी देता हूँ। आगे बहुत हम आपसे बहुत सारे प्रश्नों का जवाब लेंगे। आपने किस उम्र से कविता लिखना शुरू किया था या आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कविता को लिखने की? मैं शायद तीसरी-चौथी कक्षा में होंगी जब से मैं लिख रही हूँ। हालाँकि वो रचनाएँ मेरे पास संजो कर रखी हुई नहीं हैं और उस वक़्त मैं मराठी में ही लिखा करती थी क्योंकि जो आस-पास का माहौल था वो महाराष्ट्रियंस का जो नॉर्मल माहौल होता है, मराठी भाषी लोग ज़्यादा थे। तो मैं दूसरी-तीसरी कक्षा से ही प कविताएँ लिखती हूँ और धीरे-धीरे मतलब आगे बढ़ते हुए उनका स्तर बदला, भाषा में सुधार हुआ, पर बहुत कम उम्र से मैं लिखती हूँ। और ऐसा मुझे याद नहीं है उस वक़्त क्या मोटिवेशन रही होगी या फिर क्या प्रेरणा रही होगी, पर आज अगर मैं मेरी प्रेरणा के बारे में कहूँ तो वो हमेशा दिनकर साहब रहेंगे। मैं उनकी कविताओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। तो बहुत कम उम्र से आपने कविता को लिखना शुरू किया था और आज भी आप अच्छी कविताएँ लिख रही हैं। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? किसकी प्रेरणा से आपने कविता लेखन शुरू किया? आपका जैसे परिचय में मैं पढ़ रहा था कि आपके जो पिताजी थे वो हिंदी भाषी थे, हिंदी की समझ थी उन्हें, तो आपने हिंदी में लेखन शुरू किया। जी। अम, हिंदी मतलब ना सिर्फ़ हिंदी भाषी बल्कि वो खुद साहित्य प्रेमी हैं। अम, मैं बचपन से दोहे और ये छोटी-छोटी कविताएँ सुनते आ रही हूँ उनके मुँह से, जो हमारी संस्कृति थी श्रवण-पठन वाली, वो मेरे अंदर बहुत अंदर तक जाकर बसी हुई है। बहुत सारी कविता जो उनको उनके कोर्स बुक में रही होगी, वो सारी उनको ज़बानी याद थी और वो सुनाते रहते थे हम लोगों को। तो हुँ, कहीं न हुँ, कहीं हुँ। उनकी जो साहित्य का उनका जो प्रेम है साहित्य के प्रति, उसकी वजह से मुझ में ये अंकुर आया होगा। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आप अपने पिताजी से ही प्रभावित होकर के हिंदी में रचनाएँ करना शुरू किया था। अभी आप इस उम्र में आपकी जो साहित्यिक यात्रा है, वहाँ तक आपको संतुष्टि है कि आपको हर चीज़ मिल रही है, एक मंच मिल रहा है आपको, आप जो लिख रही हैं उससे संतुष्ट हैं? या आपकी कोई किताब अभी तक प्रकाशित हुई है? कुछ इस बारे में ही बताएँ, आपके लेखन को कहाँ तक गति मिला हुआ है प्रकाशन के क्षेत्र में? अगर ऐसा कुछ है तो उसके बारे में भी दर्शकों को बताएँ। प्रकाशन तो अभी तक नहीं हुआ है किसी रचना का या किसी किताब का, पर आशा करती हूँ कि जल्दी ही होगा। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं आपको, आपकी रचना प्रसन्न हो, आपकी किताब भी आए और ये सौभाग्य आपको जल्दी मिलेगा। जी, तो एक के आप रचिए, मैं आपको आज आमंत्रित करता हूँ, आप अपनी कुछ रचनाएँ हमें भेजिए जिसको हम अपने समाचार पत्र में उसको ज़रूर जगह देंगे। जी, बिल्कुल भेजूँगी, बिल्कुल। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और तरह की जैसा कि आपने बताया आप विद्रोही कविताएँ ही लिखती हैं, तो इसके अलावा किसी और जो है रस में किसी और जो है उसमें आप लिखती हैं, किसी और छंद या मुक्तक वगैरह भी अगर आप लिखती हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा-सा लोगों को बताएँ और नहीं, जी, क्योंकि ये मंच उन्हीं मैं के लिए है। हाँ, जी, मैं वैसे तो ओज में ही लिखती हूँ इन जनरल मेरा वो ट्रेंड रहा है और इसके अलावा मुझे माइथोलॉजी पे लिखना पसंद है। तो मेरा एक महाभारत पे खंड काव्य है, एक कृष्ण पे कविता है और अर्जुन और उनके गुरु द्रोण के बारे में कविता है। तो माइथोलॉजी मेरा पसंदीदा सेक्टर है, मैं उसमें लिखना बहुत पसंद करती हूँ और उसमें एक खंड काव्य भी लिखा हुआ है, छोटा-सा। कुछ उसमें से कुछ रचनाओं को सुनाएँ आप अपनी। आज हम आपको ही सुनने के लिए हैं और दर्शक भी आपको ही सुनेंगे, तो आप सुनाएँ। जी, बिल्कुल। महाभारत की विवंचनाओं पर लिखा हुआ एक काव्य है, जिस पर कुछ मुझे हमेशा लगता है कि महाभारत के पात्र जिन्होंने अपना सब कुछ दाँव पर लगाने के बाद भी उन्हें मतलब उतना सम्मान नहीं मिला। उनकी महाभारत के परिणाम इतने बड़े थे कि उनके सामने वो वंचित रह गए। तो शुरुआत ऐसी है कि किसी की धनवा के टंकारों में।
किसी की धनवा के टंकारों में, कुछ गदा के प्रहारों में, राजनीति के उलझे दावों में और पूर्वाभासी निगाहों में, कुछ वेदनाएं अनसुनी रह गई महाभारत के परिणामों में। कुछ वेदनाएं अनसुनी रह गई महाभारत के परिणामों में। तो इसमें से मैं आपको सुना रही हूँ कुंती की व्यथा, शूरसेन की प्रथा और मैं कुंती भोज की कुंती। मुझे हमेशा लगता है कि कुंती, माता कुंती, पांडवों की माँ कुंती, इन्होंने अपना सारा जीवन किसी और के लिए ही समर्पित कर दिया था। तो वो खुद के लिए बहुत कम जी, और उस उनके उस सैक्रिफाइस का किसी को कहीं ध्यान नहीं रहा। तो शूरसेन की प्रथा और मैं कुंती भोज की कुंती, शूर पांडवों के माता की आज सुनो तुम नेति। हाँ, नेति की गाथा है, कीर्ति की कथा नहीं है। 5 पांडवों की माता है, कहीं भी प्रथा नहीं है। 5 पांडवों की माता है, कहीं भी प्रथा नहीं। सिर पर ऋषि का वरदान था और मन में जिज्ञासा थी। भूलवश जो की अज्ञानता ने ज्ञान की वो मीमांसा थी। किसी भी अबोध मन ने किया होता वो मैंने किया था। लेकिन धर्म ही के डर से कर्ण के संग अधर्म हुआ था। मेरा भी मन समाज से, धर्म से, रीत से डरा था। दिल पर पत्थर रखा तभी कर्ण को धार पर धरा था। अगर समाज कर्ण को अपना लेता तो क्या जरूरत थी माता कुंती को उन्हें गंगा में प्रवाहित करने की। और इस भूल के बाद जो सजा उन्होंने हमेशा पाई है कि लेकिन इस भूल की मैंने जीवन भर सजा पाई है। मेरे दुर्बल भाग्य में केवल विवंचनाएं ही आई है। मैं महलों की राजकुमारी लेकिन वन में संसार बसाया था। सुख समृद्धि विलास नहीं, केवल वन भाग्य में आया था। फिर भी मैं खुश थी, फिर भी मैं खुश थी, उस पर विपदा आन पड़ी थी। हर ली मेरे भाग्य ने मुझसे जो जीवन की अनमोल कड़ी थी। बिना पिता के पुत्रों को कौरवों ने कहाँ अपनाया था। बिना पिता के पुत्रों को कौरवों ने कहाँ अपनाया था। हमें जलाने दुर्योधन ने लाक्षागृह बनवाया। हमें जलाने दुर्योधन ने लाक्षागृह बनवाया। नहीं चाहिए था सिंहासन, ना ही साम्राज्य की आशा थी। मेरे कर्ण को गले लगाकर रोने की अभिलाषा थी। उसके मुखमंडल की आभा को गौर से मुझे भी देखना था। कर्ण को सुमार्ग पर लाने को उसका हाथ भी थामना था। अपने ही पुत्रों में बैर देखकर मन विलाप ही करता था। किसकी जीत की करूं कामना, ये द्वंद्व सदा ही चलता था। क्या किसी को भी संज्ञान नहीं था मेरे भीतर के महाभारत का। क्या किसी को भी संज्ञान नहीं था मेरे भीतर के महाभारत का। बोलो माधव, कहाँ न्याय है मेरे मन मंदिर के तारण का। बोलो माधव, कहाँ न्याय है मेरे मन मंदिर के तारण का। बहुत बढ़िया श्रद्धा जी, बहुत बढ़िया। आपकी रचनाएं जो है ओज में लिखती हैं आप ये, और इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी रचनाएं आप जो है आपके जो आपका अंदाज है कहने का और जो रचनाओं की श्रेष्ठता है, दोनों ही बहुत ही बढ़िया है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और हमारी संस्था प्रेरणा दर्पण सांस्कृतिक मंच आपको आगे बढ़ाने में जो हमसे सहयोग बन पड़ेगा वो ज़रूर हम करेंगे। कुछ और रचनाओं को सुनते हैं आपके, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने साहित्य को लेकर के जैसे रहे हैं, तो आपका प्रोफ़ेशन तो मुझे लगता नहीं है कि साहित्य के क्षेत्र में है, लेकिन साहित्य के प्रति आपका लगाव और जो कविताएँ आप कर रही हैं, तो एक चीज़ ये भी कहना चाहते हो आप कि अ, आप साहित्य से लगाव है तो साहित्य के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं आप। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सीए हैं, कुछ भी हैं, तो आप जो है साहित्य के प्रति अगर लगाव है तो बहुत कुछ आप उसके प्रति कर सकते हैं। तो आपका आगे का जो टारगेट है साहित्य को लेकर के वो मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने आप को अगले कुछ वर्षों में कहाँ पे देखना चाहेंगी? क्योंकि अभी आपके सामने जो है अपने करियर को लेकर के भी बहुत सारी चिंताएँ होंगी, आपको क्या करना है उसमें, जैसा कि आप सीए कर रही हैं, और उसके बीच आपको अपने इस जो शौक को, जो साहित्य के प्रति आपकी साधना है, जो लगाव है, उसके प्रति आप अपने आप को कहाँ तक पाती हैं और अगले कुछ वर्षों में कहाँ तक देखना चाहती हैं अपने आप? अगर मेरा एक मानना है कि अगर आपकी कविता अच्छी है, आपका साहित्य अच्छा है, तो मकाम आपको खुद ब खुद मिल जाता है। तो पर ये भी ज़रूरी है कि जीवन में कुछ टारगेट्स रहने चाहिए, कुछ अपने गोल्स रहने चाहिए, कुछ मतलब रहना चाहिए एक बेंचमार्क के जहाँ आपको जाना है। तो मैं उस जगह जाना चाहती हूँ जहाँ मुझे शायद मेरे प्रोफ़ेशन की ज़रूरत ना पड़े। और मैं साहित्य को अपना पूरा समय दे सकूँ, अपनी पूरी शक्ति दे सकूँ, अपना पूरा समर्पण दे सकूँ।
बिल्कुल। तो कुछ रचनाएँ सुनते हैं या फिर कुछ और सुनाएँ आप? जी, बिल्कुल। मैं इसी खंड काव्य का एक भाग और सुनाती हूँ और उसके बाद कृष्ण पर लिखी हुई कविता सुनाती हूँ। हुँ, सूर्यपुत्र कर्ण की विवंचना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उन्होंने बिल्कुल। कितना कुछ सहा है और दिनकर साहब ने कितना प्यारा लिखा हुआ है उस पर, रश्मिरथी हम सब ने पढ़ी हुई है। तो मैंने भी अपनी छोटी-सी कोशिश की है कर्ण पर लिखने की। अम, होकर अंश सूर्य का फिर भी सूत पुत्र कहलाया हूँ। होकर अंश सूर्य का फिर भी सूत पुत्र कहलाया हूँ। अंगराज महारथी कर्ण में संघर्ष सुनाने आया हूँ। बालपन से मैंने अधर्म सहा था, अपनों से ही अन्याय मिला था। पलने मिलते सबको बचपन में मुझे लहरों में भुला दिया था। हाँ राधा माँ ने प्यार दिया पर, हाँ राधा माँ ने प्यार दिया पर, जीवन को आकार दिया पर, सूत पुत्र हंस के कहलाता। सूत का सामर्थ्य कोई मान लेता अगर, लेकिन यहाँ पौरुष का भुजदंडों का सम्मान नहीं था। लेकिन यहाँ पौरुष का भुजदंडों का सम्मान नहीं था। विद्या मेरी सर्वश्रेष्ठ थी पर सूतों का मान नहीं था। फिर अगर दुर्योधन ने दिया मुकुट ना लेता, कहो फिर अपनी शक्ति का परिचय आर्यवर्त को कैसे देता। सामर्थ्य शक्ति और बल यहाँ तक स्वयं को भी दे चुका था। इसके अलावा दुर्योधन का किस प्रकार ऋण में चुकाता। अगर अधर्म में सहभागी था तो वो मेरी विवशता थी। दुर्योधन के सिवा किसी ने जानी न मेरी प्रतिभा थी। माँ ने छोड़ा साथ मगर कवच कुंडल ने सदा दिया था। वो भी आकर स्वर्गलोक ने छल से मांग लिया था। जिस पर था घमंड मुझे वो विद्या भी मुझसे छीनी। मेरे ही भाग्य में जाने क्यों ये घटनाएं थी होनी। न जाने मेरा ही जीवन क्यों यूं अर्थहीन हुआ था। बोलो माधव मेरे महाभारत में कर्ण ही दीन क्यों हुआ था। बोलो माधव मेरे महाभारत में कर्ण ही दीन क्यों हुआ था। प्रकाश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहे हैं आप? हेलो? हाँ, अभी श्रद्धा, आवाज आ आपको रही है। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ हाँ, अभी आ रही है, बोलिए। हाँ, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आप थोड़ा-सा मैं आपसे कन्वर्सेशन नहीं कर पाया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपकी कुछ और रचनाओं को सुनते हैं तब तक। जी जी, बिल्कुल। मैंने कहा था कि मैं श्री कृष्ण पर लिखी हुई एक रचना सुनाऊंगी। बिल्कुल। श्री कृष्ण हम सबके लिए ना सिर्फ एक इंस्पिरेशन है, ना सिर्फ एक आदर्श है, बल्कि हम सबको हमेशा लगता है कि उन्होंने अपने हर किरदार को, अपने हर तरीके के भाग को बहुत सरलता से और सहजता से निभाया है। तो क्या श्री कृष्ण बिल्कुल। का की जो ये सरलता थी, वो वास्तव में इतनी ही सरल थी? और उसके पीछे क्या मर्म है, उसके पीछे क्या पीड़ा है या क्या संघर्ष है, उसको सुनाने की कोशिश की है। क्या इतना सरल है हुँ, श्री हुँ। कृष्ण होना? क्या इतना सरल है श्री कृष्ण होना? सारी महाभारत का भार ढोना, दुखों में भी कभी न रोना। कहो क्या इतना सरल है श्री कृष्ण होना? जिसका जन्म बंदी गृह में हो, माता पिता से भी विरह हो, सारी बेड़ियां तोड़कर, सारी बेड़ियां तोड़कर मुक्त जल सा तरल होना। क्या इतना सरल है श्री कृष्ण होना? जन्म के भी पूर्व से जिसके मर्दन की तैयारी हो, फिर भी जो पूतना पर और कंस पर भी भारी हो। बालपन में ही कालिया के, बालपन में ही कालिया पे नृत्य करते पायल होना। क्या इतना सरल है श्री कृष्ण होना?
जमुना तट को, वंशी वट को, राधा को और ग्वालों को भी, माँ यशोदा के प्यार को और गोपियों के सवालों को भी, सब छोड़ छाड़ कर क्षण भर में, सब छोड़ छाड़ कर क्षण भर में वृंदावन से ओझल होना, क्या इतना सरल है श्री कृष्ण होना। पार्थ का आधार बनना, पार्थ का आधार बनना, धर्मराज का विचार बनना, गीता का सारा सार बनना, द्रौपदी का प्रिय सखा बनकर, द्रौपदी का प्रिय सखा बनकर सारे संघर्षों में अटल होना, क्या इतना सरल है श्री कृष्ण होना। हाँ पक्षपात किया मैंने, हमेशा टीका होती है श्री कृष्ण पर कि हाँ पक्षपात किया मैंने, कौरवों पर आघात किया मैंने, कुछ छल से जीता युद्ध, कुछ हाँ कपट किया मैंने, किसी के लिए अमृत बनकर, किसी के लिए अमृत बनकर किसी और का गरल होना, क्या इतना सरल है श्री कृष्ण होना। और क्यों सरल हुआ, वो जब कृष्ण बताते हैं कि किंतु युद्ध जब धर्म का, किंतु युद्ध जब धर्म का हो, सही गलत के मर्म का हो, एक नए भारतवर्ष का हो, फिर तो तय है चेतना का अटल होना। हाँ इतना सरल है श्री कृष्ण होना। जो पीढ़ियों का ज्ञान, जो पीढ़ियों का ज्ञान हो, आदर्श हो सारे युगों का, उस धर्म की स्थापना का, उस उद्देश्य का आधार होना। हाँ इतना सरल है श्री कृष्ण होना। हाँ इतना सरल है श्री कृष्ण। बहुत अच्छा आप सुना रही हैं और आपने बहुत सारी अच्छी कविताएं भी सुनाई। आपके आपके टारगेट के बारे में पता लगा कि अगर साहित्य किसी को अच्छी समझ है, आपकी रचनाएं अच्छी हैं, तो सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है और आप दूसरे प्रोफेशन के साथ साथ अपने इस साहित्य को भी आगे बढ़ा सकती हैं। जी और अब आगे हम बढ़ते हैं अपने अंतिम भाग में। आप जैसे जो और लोग हैं, आपको अपने परिवार से किस तरह का सहयोग मिलता है साहित्य के लिए? आपको अपने परिवार से किस तरह का सहयोग मिलता है या उसमें भी कुछ बाधाएं आती हैं? उसके बारे में भी नवांकुरों को थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लिखना तो चाहते हैं लेकिन उनके परिवार से इस तरह का सहयोग नहीं मिलता है या उनको रोक दिया जाता है कि इनसे इसको करने से क्या फायदा है, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने प्रोफेशन पे ध्यान दो और कविता लिखने से क्या होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो उस पर आपके परिवार का किस तरह का रवैया रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। पहले तो मैं उनको बताना चाहूंगी जिनको लगता है कि कविता लिखने से क्या होता है। मुझे लगता है कि अगर आप बहुत अच्छे कवि हो तो कविता लिखने से आप कुमार विश्वास भी बन जाते हो, जो अपने आप में एक ब्रांड बन चुके हैं। मतलब बताना चाहूंगी, मैं बोलना चाहूंगी कि हिंदी की कविता अब झोला छाप नहीं रही है। वो उन्होंने ना सिर्फ ये प्रूव किया है कि हिंदी की कविता एक बहुत बड़ी चीज है, बल्कि ये भी बताया है कि वो एक ब्रांड बन सकती है, वो आपकी रोजी रोटी भी बन सकती है। और रहा सवाल मेरे घर से सहयोग का, तो मुझे हर तरह का सहयोग मिलता है। चाहे फिर वो मुझे चाहिए वो किताबें हो, चाहे मतलब अच्छे अच्छे कवियों की, अच्छे अच्छे लेखकों की किताबें हो, मनोबल देना हो, प्रोत्साहन देना हो। और इसमें एक चीज ये भी जोड़ना चाहूंगी कि मेरे स्कूल ने मुझे इस लिए बहुत अच्छे से तैयार किया है। मुझे लगता है आपकी जो विचारधारा होती है वो एक पर्टिकुलर उम्र में बन जाती है, तो उसको जो पोषण दिया है वो मेरी स्कूल ने दिया है। और इसके अलावा मेरे घर से तो मुझे पूरा सपोर्ट है, पूरा अ, हर तरीके का सपोर्ट है, कभी कोई बाधा घर से नहीं आई है। क्योंकि शायद इसलिए भी कि सब लोग पढ़ना पसंद करते हैं, सब लोग सुनना पसंद करते हैं। इसके अलावा मेरा भाई भी लिखता है, तो एक अच्छा माहौल हमारे यहाँ हमेशा से था साहित्य के लिए। अ, बिल्कुल सुबह-सुबह कविताएँ यूट्यूब पर सुनी भी जाती है, सब लोग मिलके पढ़ते भी हैं। तो हर तरह का सपोर्ट मुझे मेरी फैमिली में, मेरे परिवार में ही मिला है, तो मुझे कभी कहीं बाहर से सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी। ये तो बहुत अच्छी बात है आपके साथ श्रद्धा जी कि आपको आपकी फैमिली का सहयोग मिलता है, लोग मिलकर साथ पढ़ते हैं और आपकी कविताएं लोग यूट्यूब पे सुनते हैं। ये बहुत अच्छी बात है जो सबको नहीं मिल पाता है। तो आपने एक अच्छी बात बताई कि कविता अब झोला छाप नहीं रह गई है कविता, और मेरा भी यही मानना है और मैं चाहता भी हूँ कि अब जो कविता हो ना, कविता एक रोजगार का साधन बने। जैसे लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, कला के प्रति लोगों का रुझान रहता है, लोग अपना पूरा जीवन लगा देते हैं उसमें। और इसमें भी बहुत सारे लोगों
को बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, लेकिन कई बार उनको अच्छे से घर से, समाज से या इस तरह का प्रोत्साहन या नहीं मिल पाता है। जी। तो कविता एक कविता के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से राइटिंग करके बहुत दो तरह के कवि होते हैं जनरली, एक तो जो लिखते हैं और दूसरे जो मंचीय प्रस्तुति देते हैं। तो दोनों ही लोगों के लिए आने वाले समय में सोशल मीडिया की भूमिका को आप क्या मानती हैं? आजकल की जो कविता है, बहुत सारे लोग नए आ रहे हैं, उसमें सोशल मीडिया की भूमिका कहाँ तक है? आप उसके बारे में, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज के टाइम पे सोशल मीडिया की बात करना। मुझे जहां तक लग रहा है कि अगर आज आप और हम इस प्लेटफॉर्म पे आके बात कर रहे हैं तो एक सोशल मीडिया का ही योगदान है, और चाहे वो हमें आपस में कनेक्ट होने की बात हो। बिल्कुल। तो उसकी भूमिका को आप कहां तक मानती हैं, उसके बारे में भी बताएं। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी भूमिका इस वक्त सोशल मीडिया निभा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं हमारा टारगेट वही रहता है कि हम युवा लोगों तक पहुँच पाएँ। जब तक आप युवाओं तक नहीं पहुँच पाओगे, आप अगली जनरेशन को कैसे पास ऑन करोगे ये चीज़? तो सबसे आसान बिल्कुल। ज़रिया, सबसे आसान तरीका और सबसे आसान माध्यम है सोशल मीडिया। और ना सिर्फ आपको, अगर मतलब जिनको प्रोत्साहन घर से प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, उनके लिए तो और भी अच्छी बात है कि आप अगर सोशल मीडिया पे आपका अच्छा कंटेंट डालें तो ज़रूर आपको प्रोत्साहन मिलेगा। और कहीं न कहीं हमको आगे ले जाने में, जैसा आपने कहा कि रोज़गार का माध्यम भी कविता ने बनना चाहिए, तो अगर आपका यूट्यूब अच्छा चल रहा है या फिर फेसबुक अच्छा चल रहा है, तो वो भी एक रोज़गार का माध्यम बन जाता है। क्योंकि अब अगर लोग कॉमेडी करके यूट्यूब पे कमा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप अच्छी कविता, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो आप कहीं पीछे रह सकते हैं। तो सोशल मीडिया तो सबसे बड़ा माध्यम है बिल्कुल, अभी। आने वाला समय बिल्कुल डिजिटल डिजिटल इंडिया की बात होती है, और सोशल जो नेटवर्किंग साइट्स हैं, इस पे भी लोग डिफरेंट अलग अलग तरीके से पैसा कमा रहे हैं। चाहे कंटेंट राइटिंग की बात करें हम, या फिर हम कविता, या फिर यूट्यूब की बात करें, अपनी कविताओं को वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की। अगर आपके कंटेंट में दम है तो मुझे लगता है कि आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। जी। अब वो जमाने बीत गए कि आज जरूरत है तो नहीं कर, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो सोशल मीडिया उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो आप, अगर कंटेंट आपके अंदर है, आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे लोग आगे आए हैं। जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि सोशल मीडिया के द्वारा बहुत सारे लोगों को मौका मिला है। जी, जी, बिल्कुल। तो आज आज एक और समय, जो अभी अभी जो कोविड-19 का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे तो सोशल मीडिया ने बहुत सारे ऐसी प्रतिभाओं को सामने ले आया है जिनके अंदर प्रतिभाएं बहुत थी, लेकिन उनको मंच नहीं मिल रहा था। और बिल्कुल, बहुत सारे बिल्कुल। ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, और जिसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ी है, और लोग आए हैं और अपनी बातों को रखा है, अपनी प्रस्तुति दी है, और दमदार तरीके से इस जगत में एंट्री किया हुआ है। तो एक बार सोशल मीडिया का धन्यवाद तो बनता ही बनता है बिल्कुल, बिल्कुल। इसके लिए। बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किन किन तरीकों से लोग इसे कितने प्रतिशत सत्य मानती हैं आप, या किन किन तरीकों से आप ये कह सकते हैं कि लोगों को इस फील्ड में आगे करियर बनाना चाहिए? अ, उन लोगों के लिए थोड़ा सा कस्टमाइज प्रश्न है मेरा आपसे, क्योंकि आप सीए के स्टूडेंट हैं, इसलिए आपसे मैं प्रश्न ये कर रहा हूँ। जी, जी, जी। होता क्या है, कई बार जो लोग संपन्न होते हैं या कुछ और प्रोफेशन ऑलरेडी उनका होता है, तो उन्हें ज्यादा दिक्कत होती नहीं है, वो कर लेते हैं। लेकिन कोई ऐसा युवा जो नवांकुर है, लिखने का शुरुआत कर रहा है या अच्छा लिखना भी शुरू कर दिया है, तो क्या फुल टाइम उसे इस चीज में देना चाहिए? इस पर भी बात होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर कई बार क्या होता है कि अधिक से अधिक वो समय दे यहाँ पे, और उसको मतलब जो वो सफलता की उम्मीद करता है वो ना मिले, तो कहीं ना कहीं जीवन से उसे निराशा हाथ लगेगी। तो इस चीज पर भी, इस पहलू पे भी सोचने की जरूरत है। क्योंकि आपका मैं क्या कहना सीए की छात्रा हूँ, तो मैं हमेशा मतलब वो वेटेड रिस्क वाला जो एनालिसिस होता है कि जहाँ हम लोग चाहते हैं कि पहले रिस्क देख ली जाए, या फिर है? एग्जैक्टली। या मेरा फिर मेरा प्रश्न
आप प्रश्न जी स्टूडेंट इसीलिए जरूर देखेंगे। मेरा प्रश्न आपसे इसीलिए था, आप सीए की स्टूडेंट हैं, जिस रिस्क की आपने बात की है मैं वही जानना चाह रहा था। जी, आज के ज़माने में है ये बहुत ज़रूरी है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप आर्थिक तौर पे स्वतंत्र हो, ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी बहुत जरूरी है। अफ़ोर्ड नहीं कर पाएगा कि बहुत वक़्त तक वो बेरोज़गार है या फिर उसे उसकी कविता पैसा नहीं दे रही है। तो मैं ये मानती हूँ कि साथ-साथ 2 चीज़ें चालू रखें तो ये शुरुआती दौर में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप एकदम से सब बंद करके कविता लिख रहे हैं, तो बहुत ही कम चांसेस है मुझे लगता है कि वो आपका पेट भरे और सबसे ज़रूरी तो यही है कि आपके थाली में रोटी हो। केवल थाली में रोटी से काम कहाँ चलता है, आजकल तो उसके आगे की चीज भी है। आपके फोन का नेट भी चलना चाहिए और आपकी लाइफ स्टाइल भी होनी चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मतलब एक महत्वपूर्ण चीज प्रश्न आपने बताया कि अगर हम केवल कविता से शुरुआत करना चाहें तो मेरे ख्याल से एक और ऑप्शन साथ में होना चाहिए, जी, लेकिन रिस्क। मेरी खुद की ये बहुत बड़ी इच्छा है कि एक वक़्त आ जाए जब मुझे सिर्फ़ कविता में ही काम करना पड़े। क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि आपका मन कितना खुश है कोई काम करते वक़्त। तो तो क्या जब क्या क्या मैं दर्शकों को और अपनी तरफ से ये मान लूं कि हम आने वाले एक बड़ी कवित्री से, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिंदी भाषा का जो है मान बढ़ाएंगी, हम उससे बात कर रहे हैं। जी, अगर आप ये मान लें और सच हो जाए तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होने वाला। नहीं, आत्मविश्वास तो आपके अंदर है, वो लग रहा है। और अगर यही जज्बा और यही आत्मविश्वास इतनी कम उम्र में अगर आपके अंदर है, तो मैं जरूर मानता हूं कि आप अपने इस प्रयास में जरूर सफल होंगी। और आपके अंदर प्रस्तुति भी है, कविता में कंटेंट भी है। तो अगर कंटेंट और प्रस्तुति दोनों है आपकी कविता में, तो मुझे नहीं लगता कि उसे रोकने में मतलब कोई दिक्कत, उसे आगे बढ़ने में कोई रोक पाएगा। अब हम अपने इस कार्यक्रम के अंतिम फेज में पहुंचते हैं कि आप जो नामांकन है, बेसिकली ये जो कार्यक्रम है ये नामांकनों के लिए है। थोड़ा सा जुड़ने में दिक्कत मुझे भी हुई नेट की प्रॉब्लम की वजह से। मैं ऐसी जगह बैठा हूँ कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन कोई बात नहीं। हमने जो हमें बात करनी थी या जो हमें मैसेज देना था, वो लगभग लगभग हम उसमें अपने प्रयास को जारी रखे हुए हैं, आपकी तरफ से मेरी तरफ से भी। तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाह रही हैं जो आप जैसे नवांकुर हैं, अभी वो अपने या तो वो स्ट्रगलिंग पीरियड में हैं, बेरोजगार हैं, या फिर अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वो उन्हें आप क्या मैसेज देंगी जो साहित्य से प्रेम करते हैं या मुझे इसको लगता है फॉलो एक करना चाहते वक़्त आता है जब लोग मतलब फ्रस्ट्रेट होके छोड़ देना चाहते हैं, लिखना छोड़ देना चाहते हैं या फिर उसके प्रयास बंद कर देते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में अगर सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका प्रेरणा के तौर पर किसी कविता की रही हो, तो वो है कि नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना अंगों में साहस भर देता है। लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते हैं? कभी रहिए, कभी न कभी सफल ज़रूर होंगे। कर्मों पर अगर आप ध्यान दें बिल्कुल, तो कर्म मैं का फल मानती तो हूँ मिलेगा। बिल्कुल, जी, इस बात पे बिल्कुल मैं यकीन करता हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ इस बात से मैं, कि जो कोशिश करता है उसे आज नहीं तो कल थोड़ा धैर्य और साहस भी रखने की आवश्यकता है। जी, जी, तो जी। आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत अच्छा संदेश है आपका। श्रद्धा, आप छोटी जो बिहारी के दोहे हैं ना, वो बिल्कुल आपके ऊपर सटीक बैठते हैं कि घाव करे गंभीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। शायद आपको पता होगा। तो आपकी जो बातें हैं इस कम उम्र में, वो बिल्कुल सटीक उस दोहों पे बैठ रही हैं। और पुनः आपको मैं बधाई देता हूँ। और मैं मान बहुत-बहुत के धन्यवाद। चलता हूँ हम और दूसरा और क्या संदेश आप देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? क्योंकि इससे देखो, लोगों मुझे को एक चीज, आपको, आप सीए कर रही हैं, आप एक संपन्न परिवार से हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं बताऊं, मेरे साथ बहुत सारे, लगभग हजारों लोग जुड़े होंगे इस साहित्यिक मंच से। उसमें ऐसे लोगों का भी मेरे पास फोन आता है कि मतलब वो चीज कहना भी नहीं है आज के टाइम पे कि वो बड़ा अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी उनके अंदर है। दो पहलू इसके हैं, आज हम बात कर रहे हैं तो उस पे भी मैं बात करना चाह रहा हूँ कि दो पहलू हैं। एक तो कुछ लोगों को
सब कुछ उनके पास है, कंटेंट है, अच्छी कविताएं हैं, अच्छी प्रस्तुति है, लेकिन वो लोग सोशल मीडिया पे इतने अवेयर नहीं है कि अपनी बात को रख पाए, पहली चीज। और वो दूर दराज ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां उनको मंच जान करके या चाह करके नहीं दिया जाता है, जी और सोशल मीडिया पे वो एक्टिव नहीं है। हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं। इसी लॉकडाउन पीरियड में ही पता लगा हमें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कंटेंट बहुत अच्छा है, उनकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी है, लेकिन अपने उनको सोशल मीडिया हैंडल करना नहीं आता है, या उनके पास ऐसे फोन नहीं है जिससे वो अपनी प्रस्तुति दे सके। या कई बार तो ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, अच्छा लिखते हैं, किताबें प्रकाशित हो गई हैं, लेकिन उनके पास फोन भी है, अब उनको हैंडल करना नहीं आता है। अम, एक एक समस्या तो ये हो गई। दूसरी समस्या क्या है कि ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं कि उनके पास टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, फोन नहीं है, या फोन है तो नेटवर्क नहीं है, बहुत सारी और अलग तरह की सुविधाएं नहीं है, जिसकी वजह से अपनी प्रतिभा को वो नहीं दिखा पा रहे हैं। तो ये समाज के जो अलग अलग जो साहित्यिक मंच के लोग हैं, या मैं ये कहता हूं कि जो साहित्य प्रेमी हैं, उन्हें उनकी इन समस्याओं का समाधान तो करना चाहिए। अगर आप इस इंडस्ट्री को फिल्म इंडस्ट्री की तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ऐसे लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। वो लोग काफी आगे आ सकते हैं अगर उनको इस तरह की सुविधाएं मिलना शुरू हो जाए। जी आप इस चीज को, बिल्कुल। मेरा तो मानना है, क्योंकि इनको मेरा मैंने मैं अनुभव भी किया है। मानती हूँ, क्योंकि अगर आप संगीत के क्षेत्र में देखें तो ये जो कंपेनियनशिप जिसको जिसको बोलते हैं कि आप संगठन बना के आप अच्छे लोगों को मौका देते हो, तो ये संगीत में आपको हमेशा देखने मिलेगा। आप भले कोक स्टूडियो के शोज देख ले, तो वहां पे वो राजस्थानी लोग वो क्या कहते हैं उसे, वो बजाने वाला लेकर आते हैं, जो बिल्कुल राजस्थान की सड़कों पे बैठा हुआ टैलेंट है। उस जैसी आवाज़ मैं मानूँगी कहीं नहीं मिलेगी आपको। मम्मी खान क्या करते थे, वही करते थे। और उनको जब वो लोग म्यूज़िक इंडस्ट्री के लोग मौका दे रहे हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि मतलब मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, पर जो भी मौके दे रहे हैं, मंच दे रहे हैं, उनका दायित्व बनता है कि छोटी जगहों से जिनके पास कुछ कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, कुछ चीज़ों की कमी है, उनको मंच दें, उनको प्रोत्साहन दें। बहुत बार प्रकाशन की भी दिक्कतें आती हैं। मैं कुछ लोगों से जुड़ी हुई हूँ, जो कोशिश कर रहे हैं ऐसे कवियों की कविताओं का संकलन बनाएँ और उसे प्रकाशित करें, क्योंकि उसके लिए भी आजकल पैसा लगता है काफ़ी। तो धीरे-धीरे लोगों में तो बदलाव आना शुरू हो चुका है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप ऐसे ही एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं। आप ऐसे ही एक व्यक्ति या ऐसी ही संस्था के माध्यम से आज जुड़े हुए हैं, जो इस कार्य को ऑलरेडी कर रहा है कर रहे पिछले हैं। 3 जी। वर्षों से। इसमें, हाँ, तो अगर कोई इस तरह का है जिसके अंदर प्रतिभा है, और उनको इस तरह की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, उनको मंच नहीं मिल रहा है, उनके अंदर टैलेंट है, या उनकी कविताओं का प्रकाशन, निःशुल्क प्रकाशन की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं हो पा रहा है, जी, और जी। उनके पास पैसा नहीं है, तो आपको लगता है तो आप जरूर हमारी बात उन तक पहुंचाएं, और हमारे नंबर को, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल को उनसे शेयर करें। हम जरूर जी, उनकी बिल्कुल। सहायता करेंगे। जी, जी। और कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी ही है जो हम लोगों को इन सब से जोड़ रही है, एक-दूसरे से जोड़ रही है, जहाँ जाकर हम एक-दूसरे की मदद कर सकें। तो मुझे लगता है कि जिनके पास चीज़ें अवेलेबल है, जिनके पास उपकरण हैं, उन्होंने कोशिश करना चाहिए उसे सीखने की, तभी जाकर हम एक-दूसरे से जुड़ पाएँगे, अच्छे साहित्य को ऊपर ला पाएँगे और जो छुपी हुई प्रतिभाएँ हैं हमारे पास, वो और निखर कर आएँगी और उभर कर आएँगी। जी, बहुत बढ़िया। अब हम अपने इस कार्यक्रम को समापन करना चाहेंगे, क्योंकि समय भी अब इजाजत नहीं जी, दे रहा है जी। हमें आगे बढ़ने के लिए। और हमने आपसे, अच्छा, चलते चलते एक चीज और, आपने कोई मराठी में कविता नहीं सुनाई है। और मेरी बात हो रही थी हमारी अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति काले से, जो कि खुद मराठी हैं, जी। और ग्वालियर से, आप नाम सुना होगा आपने, आप जानती होंगी जी, उनको, मुझे जी, जी, लगता है जी। अच्छी तरह से। तो वो मुझसे कल पूछ भी रही थी कौन है आपके बारे में, तो मैं इंफॉर्मेशन देना थोड़ा भूल गया था, इतना बता दिया था कि आपका नाम ये है और आप नागपुर से हैं, और मराठी भी हैं। तो एक कविता एटलीस्ट मराठी में भी हो जाए, क्योंकि मैं तो शायद कम समझूंगा,
लेकिन कीर्ति जी भी इस चीज को अगर देख रही होंगी इस कार्यक्रम को, तो वो समझ जाएंगी। और आपके बहुत सारे जो फ्रेंड्स होंगे या फ्रेंड सर्कल में होंगे जिन्हें मराठी की अच्छी समझ होगी, वो भी समझ जाएंगे। तो एक कविता हम मराठी में भी सुनेंगे आपसे, जी, जो रह गया था। बिल्कुल। वैसे तो मैं काफ़ी समय से मराठी में बहुत कम लिख रही हूँ। लेकिन क्या है कि मातृभाषा है तो आप उससे ज़्यादा दूर नहीं रह सकते, मैं मानती हूँ। तो माँ पे लिखी हुई कविता है, आपको कितनी समझ में आएगी मैं नहीं जानती। आप मुझे इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा हिंदी में। अभी जी, आप मराठी में अपनी प्रेजेंटेशन को जारी रखिए, जी, हिंदी में बता दीजिएगा इसका मतलब क्या है, हुँ, और लोग समझ सकते हैं जो मराठी जानते होंगे। बिल्कुल। जी, जी। माँ पर लिखी हुई कविता है की नात्यांच्या गुंतागुंतीत स्वतःला स्थिर ठेवून सगळ्यांना धीर देणं सोपं नसतं. नात्यांच्या गुंतागुंतीत स्वतःला स्थिर ठेवून सगळ्यांना धीर देणं सोपं नसतं. आई असणं दिसतं तितकं सोपं नसतं. मतलब माँ होना जितना दिखता है उतना आसान नहीं होता. नात्यांच्या गुंतागुंतीत स्वतःला स्थिर ठेवून सगळ्यांना धीर देणं सोपं नसतं. आई असणं दिसतं तितकं सोपं नसतं. सगळ्यांना मायेची छाया देऊन, सगळ्यांना प्रेमाची ऊब देऊन, स्वतः मात्र अनवाणी फिरणं सोपं नसतं. आई असणं दिसतं तितकं सोपं नसतं. प्रत्येकाची आवड बघणं, प्रत्येकाची आवड बघणं, प्रत्येकाच्या निवडीला जपणं, स्वतःच्या आवडी विसरून, स्वतःच्या आवडी विसरून दुसऱ्याच्या आपल्याशा करणं सोपं नसतं. आई असणं दिसतं तितकं सोपं नसतं. खांब बनून देवळाला आधार देणं सोपं असतं. खांब बनून देवळाला आधार देणं सोपं असतं. उंबरठा बनून स्वतःला झिजवून घेणं सोपं असतं. पण गाभारा बनून देवळाला देवपण देणं सोपं नसतं. आई असणं दिसतं तितकं सोपं नसतं. होतीलही शिवाजी समोरच्या घरी. होतीलही शिवाजी शेजारच्या घरी, पण त्यांना घडवणारी जिजाऊ होणं सोपं नसतं. मातीची सुरई होणं अवघड नसेलही. मातीची सुरई होणं अवघड नसेलही, पण ओल्या मातीवर फिरणारी बोटं असणं सोपं नसतं. आई असणं दिसतं तितकं सोपं नसतं. आई असणं दिसतं तितकं सोपं नसतं. मैं समझ तो नहीं पाया, लेकिन भाव तो, अगर माँ के ऊपर कविता है वो कैसे पढ़ी जाती है, उस भाव को मैं समझ गया। लेकिन मैं अर्थ उसका नहीं समझ पाया। माँ के ऊपर कविता कैसी पढ़ी जाती है, वो किसी भी भाषा में हो, माँ को किसी भाषा की जरूरत नहीं है। बहुत ही जी, अच्छी कविता होगी ये। मुझे समझ में तो नहीं आई पूरी, लेकिन ठीक है। आप उसका अर्थ अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं कि हिंदी में क्या है। जी। जो आधार है इस कविता का, जो आधार एक पंक्ति ने दिया हुआ है, वो है कि आई असणं दिसतं तितकं सोपं नसतं. मतलब माँ होना जितना दिखता है उतना आसान नहीं होता. क्योंकि हम सबके लिए तो वो बिल्कुल। टेकन फॉर ग्रांटेड होती है. हमारी जनरेशन के लिए तो थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि हम कभी समझ ही नहीं पाते कि वो क्या कर रही है। बहुत बार होता है ऐसा कि क्योंकि वो कर ही रही है ना, उन्होंने कभी बताया नहीं आपको कि आपकी सुबह की चाय मैं बनाती हूँ, आपका खाना मैं बनाती हूँ, आपका घर मैं साफ रखती हूँ, आपके कपड़े मैं देती हूँ, आप मतलब सब कुछ तो वही करती है। हम तो बस तो जो आधार है इस कविता का वो यही है कि आई असणं दिसतं तितकं सोपं नसतं. मतलब माँ होना जितना दिखता है उतना आसान नहीं होता. तो जो सारे बिल्कुल सम बिल्कुल। जी, जो सारे संबंधों के जो उलझने हैं, उसमें खुद को स्टेबल रखती है और उसके बाद बाकी सबको भी हमेशा धैर्य दे रही होती है। तो उसका वो धीर होना, वो धैर्य होना इतना आसान नहीं होता। जो हर किसी को एक छाया दे रही होती है, हर किसी को प्यार की, ममता की ऊब दे रही होती है, वो खुद बहुत बार हर चीज़ से वंचित होती है और ये होना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। हर किसी की जो पसंद है, हर किसी की नापसंद है, वो हमेशा याद रखती है। किसको कौन-सी सब्ज़ी पसंद नहीं है, किसको कौन-सा कलर पसंद नहीं है। लेकिन वो हमेशा दूसरों की जो चॉइस है वो अपना लेती है। तो उसके जैसा बनना सही में इतना आसान नहीं है। और ये अगला जो स्टांज़ा है वो मुझे खुद को बहुत पसंद है कि खांब बनून देवळाला आधार देणं सोपं असतं. मतलब जो मंदिरों के पिलर्स होते हैं, वो बनना, उनको मंदिर को आधार देना शायद आसान होगा. उंबरठा बनून स्वतःला झिजवून घेणं सोपं असतं. मतलब जो सीढ़ी होती है, वो सीढ़ी बनकर घिसते रहना भी शायद आसान है।
गाभारा बनून देवळाला देवपण देणं सोपं नसतं. मतलब जो पूजा घर होता है, जो मंदिर का गाभारा होता है, उसमें उस देवत्व को बनाए रखना वो आसान नहीं होता। और होतील शिवाजी शेजारच्या घरी, ये हमारे यहाँ कहावत है कि शिवाजी बाबा पण शेजारच्या घरी, मतलब शिवाजी होने चाहिए पर हमारे घर में नहीं, बाजू वालों के घर में। तो होतीलही जी, हाँ जी, शिवाजी बिल्कुल आपने समोरच्या सही घरी, बोला। शेजारच्या घरी, बाजू में शिवाजी होंगे भी, पर उनको बनाने वाली जिजामाता होना आसान नहीं होता। और मिट्टी की सुराही बनना शायद आसान हो, मिट्टी की सुराही बनना शायद आसान हो, लेकिन उस गीली मिट्टी पे जो उन्हें आकार देने के लिए घूम रहे होती है, वो उँगलियाँ होना आसान नहीं होता। माँ होना जितना दिखता है उतना आसान नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बहुत ही अच्छी कविताएँ सुनाई और आपने अपनी जो मराठी कविता जो माँ के ऊपर लिखी हुई है, सच में आपने एकदम बिल्कुल सही बात कही हुई है और सच में माँ होना इतना आसान नहीं है जितना हम समझ लेते हैं। माँ जी। हमारे शौक को अपना शौक अपना लेती है, हमारी चीज़ों को अपना लेती है, हमें क्या चाहिए और उनको पता होता है कि हमें क्या चाहिए, हमें कब जाना है, हमें ब्रेकफ़ास्ट कब चाहिए, डिनर कब चाहिए, लंच कब बहुत बार चाहिए तो और हमें भूख लगी है ये भी माँ को ही पता चलता है, ये हमसे तो पहले। माँ को लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और आपने सच में आज मैं आज एक ऐसी नवांकुर से पहली बार मैं बात कर रहा था, बहुत सारे नवांकुर से मैं हर हफ्ते बात करता हूँ। लेकिन आपसे बात करके मुझे लगा और आपकी बात से भी लगा कि आप आने वाले समय की एक अच्छी कवयित्री हो, जो भारत का नाम देश के साथ-साथ विदेशों में रोशन करेंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएँ आपको। मैं अपनी इसी शुभकामनाओं के साथ आज का इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देता हूँ। अगले हफ्ते हम किसी और नवांकुर से मिलेंगे, उनसे भी ढेर सारी इसी तरह की बातें करेंगे। उनको जानेंगे वो क्या ख्याल रखते हैं कविता के बारे में, अपने प्रोफ़ेशन के बारे में और कैसे हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद।